नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में। आज लालू प्रसाद जी का जन्मदिन है। तबीयत उनकी खराब है और वो कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस के बीच में, हालांकि अभी घर पे हैं, लेकिन वो मतलब कंटिन्यूड जिसको खराब तबीयत ही कहेंगे। आज उनका 79वां 79th बर्थडे है। एक सवाल कि लालू प्रसाद का जब नाम आप सुनते हैं, लालू यादव का जब आप नाम सुनते हैं, तो आपके जेहन में कौन सी स्मृतियां आती हैं? क्या विचार आता है? कुछ सॉल्व कर दूं? यदि आप अपर कास्ट या एक खास किस्म से मतलब पॉलिटिकल विपक्षियों के द्वारा यदि आपका एक मन मानस बना हुआ है, तो वहां क्या जंगल राज का सवाल आपके सामने आता है? वहां चरवाहा विद्यालय याद आता होगा। जब लालू प्रसाद का आप नाम सुनते होंगे, आज लगता है हमारे यहाँ नेटवर्क का ये है, गूगल क्रोम का मामला है, लेकिन खैर कई सारे सवाल आपके सामने आते होंगे। अब जरा उसी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपके सामने में रखना चाहता हूं। यदि लालू प्रसाद के साथ ये प्रसंग आपके सामने आते हैं और कोई ये कहे कि उस वक्त के बड़े विचारकों में से एक, अर्थशास्त्रियों में से एक स्वामीनाथन आश्चर्यचकित हैं उस वक्त के ग्रोथ को देखकर, तो या उस वक्त के विकास को लेकर के, तो आप इसको किस तरह से लेंगे? यदि कोई ये कहे कि सबसे बड़ा जंगल राज तो श्री कृष्ण सिंह के समय में था, बिहार के पहले मुख्यमंत्री के तौर पे, क्या आप इसको, आपका जो बोध है वो ग्रहण करता है? उसके साथ तर्क भी है। तर्क ये है, मैं ये बात महेंद्र सुमन, उनका एक आलेख मैंने पढ़ा और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण सिंह, यदि जंगल राज की बात है तो जंगल राज का अर्थ होता है कि कानून का शासन ना हो। कानून का शासन नहीं है इस लिहाज से, तो यदि सामंतों का शासन है, यदि शासन पे ग्रिप नहीं है, तो वो तो श्री कृष्ण सिंह का काल है। क्या आप मानेंगे वो जंगल राज था? या यदि आपके सामने ये जंगल राज की जब बात आती है, पिछले 4 महीने में 120 के करीब पटना में हत्याएं हुई हैं, जंगल राज का नाम सुनने के बाद लालू जी का नाम, जंगल राज का नाम और ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं, क्या तुलनात्मक तौर पे आप इस पर विचार करते हैं? ये सारे सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगले 1 घंटे में हम लोग लालू जी के प्रॉस एंड कॉन्स पर, तुम्ही से मोहब्बत और तुम्ही से अदावत पर बात करने वाला हूं। यदि ग्रोथ का मामला है, विकास का मामला है, तो क्या बड़े अर्थशास्त्रियों के द्वारा और खुद नीतीश कुमार के जीवनीकार अरुण कुमार के द्वारा जो बात कही गई, और वह यह कि राबड़ी जी के समय में 2 डिजिट में ग्रोथ रेट था, 11, और जब नीतीश जी का समय आया तो हो गया 9। अभी का ग्रोथ रेट अब हमारे पैनलिस्ट देखेंगे या बीच में हम लोग बात कर लेंगे। तो आपके सामने, आपके जहन में फिर ये जो प्रसंग है, लालू प्रसाद चरवाहा विद्यालय, लालू प्रसाद जंगल राज, लालू प्रसाद ग्रोथ रेट नहीं, लालू प्रसाद के समय में विकास नहीं, और ये तथ्य जब आपके सामने आते हैं तो आपका जहन, आपकी चेतना कैसे रिस्पॉन्ड करता है? आप भी शामिल होइए इस डिस्कशन में, आप अपनी चेतना के साथ। हमारे साथ हैं, एक समृद्ध पैनल है। हमारे साथ हैं हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, बिहार की राजनीति को कई मतलब 2-3 दशक तक तो कवर किया ही है इन्होंने, 2-2.5-3 दशक तक बताएंगे, और इसके अलावा बिहार की राजनीति को बारीक समझते हैं, लालू प्रसाद जी की राजनीति और को भी कायदे से देखा समझा है, दौर को भी देखा समझा है। हमारे साथ हैं सीमा, यह तो प्रवासी बिहारी हैं, लेकिन बिहार की राजनीति को भी देखती समझती रही हैं, लालू जी के भी दौर को भी, उसी दौर के हम सब तो बचपन से युवा की तरफ उसी सब दौर में आगे बढ़े हैं, किशोर से युवा की तरफ। हमारे साथ प्रतिमा हैं,
ये लागू उनके साथ भी होता है। ये दोनों ही, सीमा जी के बारे में मैंने बताया, सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रतिमा जी भी सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ हमारी साथी मनोरमा स्त्रीकाल के संपादकों में एक वरिष्ठ पत्रकार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो चरवाहा विद्यालय है उस पर भी आगे बात करेंगे। अपने इंट्रो में पता नहीं क्या हुआ, शुरू में ही लगता है कुछ क्रोम का इशू था या क्या, जो भी दर्शक डिस्टर्ब हुए होंगे। चरवाहा विद्यालय को मैं देखता हूं और उसके खिलाफ कही गई बातों को देखता हूं, उसके पक्ष की बातें अलग हैं। और इस वक्त में जो कंसेप्ट है और बड़े पैमाने पे, और वो नेशनली इंटरनेशनली आप स्ट्रीट चाइल्ड को पढ़ाते हैं। आप जो है बसेज में कई खबरें आपने देखी होंगी, दर्शक हैं, कि वैन में कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग ओवरब्रिज के नीचे पढ़ा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता होगा, चेतना को वो ठीक लगता होगा। लेकिन चरवाहा विद्यालय, लालू जी ने तो कवाड़ा कर दिया शिक्षा का। ये सब यदि आप सोच के बैठे हैं तब भी इस 1 घंटे के कार्यक्रम को देखिए, और ये सब यदि आपने नहीं सोचा है तब भी इस 1 घंटे के कार्यक्रम को जरूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले 1-2 वीडियोस दिखाता हूं, लालू जी का खुद के भाषणों का एक हिस्सा। सीट पर अगर बैठे हो, कान पकड़ के अरे लालू कुछ किया या नहीं किया? लालू ने गरीबों और पिछड़े वर्गों को मानसिक गुलामी से आजाद किया लालू जी। ये हमारा जब मानसिक गुलामी से आजाद हो जाता है तो आर्थिक आजादी खुद मिल जाता है। याद करना बच्चे, नौजवान लड़कों, अपने पिताजी से, चचा जी से पूछना, जब तुम्हारे पिताजी जाते थे पटना बस में बैठ के या रेल में चढ़ के मोकामा से होकर जाते थे, सीट पर अगर बैठे हो, कान पकड़ के एक और वीडियो देखिए। क्या जी, क्या वीडियो चल पा रहा है? पूरा उनकी क्या वीडियो चल पा रहा है? नहीं व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है। ये स्ट्रीम यार्ड प्रॉब्लम कर रहा है जी। किवाएं और अपनी बातें आपके सामने रखें। मुख्यमंत्री जी, मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है, हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। जी, तो ये हैं दो दृश्य, एक तो अब उन्होंने खुद से ही एक बात कही कि लालू ने कुछ किया हो या नहीं किया हो,
मानसिक गुलामी से आजाद किया। और दूसरा उनका खुद का दिया गया भाषण, वो आप समझ गए होंगे ये कब का है, जब आडवाणी जी रथ यात्रा कर रहे थे, उस वक्त का भाषण है। और वो कार्यक्रम कम्युनिस्ट पार्टी का के आयोजक हैं लोग, और वहाँ दिया गया भाषण। तो ये भी आप देख सकते हैं। आज जो हम कई सवालों के साथ हमने जो आज बात शुरू की है, सबसे पहले ये टिप्पणी आज मनोरमा आपसे शुरू की। लालू जी की जब बात होती है, जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं बोली प्रतिमा जी हैं, हेमंत जी हैं, आप हमसे शुरू कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए हेमंत, हाँ तब ठीक, खैर कोई बात नहीं है, चुनौती स्वीकार करना चाहिए आपको। जी सवाल क्या है? सवाल नहीं सुना। नहीं, सीधी टिप्पणी करिए। हमने जो अपने इंट्रो में बात कही कि लालू जी के बारे में जब बात होती है, तो जैसे ही होती है एक तबका नकारात्मकता से शुरू होता है। हमने एक एक कैटेगरी वाइज 4-5 बिंदु जो कही, बताया कि ये जो नकारात्मक है विषय है, उसके बरक्स रियलिटी क्या है, यथार्थ क्या है। हमने 4-5 रखा है। यदि आपने इंट्रो नहीं सुना तो मैं कहिए दोबारा सुना दो, दोबारा नहीं ठीक है। मैंने जंगल राज के बारे में कहा, जंगल राज का कंट्रास्ट बताया महेंद्र सुमन की टिप्पणी से। सिंह का यदि जंगल राज का पैमाना यदि लॉलेसनेस है तो फिर वो जंगल राज तो वहां होगा। और इस वक्त का जंगल राज दिखाया 150, पटना में ही 120 के आसपास हत्याएं पिछले 4 महीने में। यदि चरवाहा विद्यालय को लेकर लोग नाक भाव सिकोड़ते हैं, जबकि वो क्लासिक योजना थी। अब मैंने उसका कंट्रास्ट दिखा दिया आज की तारीख में। काफी पैसे वैसे नेशनली इंटरनेशनली चलते हैं इस तरह की पढ़ाई के लिए, जो बच्चे स्ट्रीट चाइल्ड हैं या दूसरे अन्य कामों में लगे हैं उनकी पढ़ाइयों के लिए। तो एक नायाब प्रयोग था। तीसरा ग्रोथ रेट के बारे में हम और बताएंगे, वैसे हमने ये किया था। तो ग्रोथ रेट भी जो है वो खुद नीतीश कुमार के जीवनीकार हैरान रह गए थे, राबड़ी जी ने अंतिम। और भी बहुत सारी बातें लालू जी के द्वारा, और जो बहुत सारे काम हुए अगले घंटे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो कंट्रास्ट हमने दिखाया है, ये जो निगेटिव रियल यथार्थ क्या रहा है लालू जी का। जी आज भी देखिए लालू जी का जन्मदिन है, बहुत सारे लोगों ने लालू जी पर लिखा है सोशल मीडिया में, हर एक जगह। लेकिन कई जगह जो है बिहार के पीछे जाने को लेकर के एक तरह का जो है लालू यादव पर एक इल्जाम डालते हुए है कि जब लिबरलाइजेशन हुआ खास तौर पर, तब की बात भी कि जब पूरे देश में अलग अलग राज्य, चाहे कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, वो उसका फायदा उठा रहे थे, तो बिहार उस समय भी जातिवाद में उलझा हुआ था। ये कितनी सतही बात है। क्या तमिलनाडु सिर्फ लिबरलाइजेशन से उठा हुआ नंबर 1 स्टेट है, या केरला है कि वो कांस्टेंट प्रोसेस है जब से आजादी के बाद से, या कर्नाटका भी? और क्या इसके साथ क्या इन जगहों पर जातिवाद नहीं है? क्या यहाँ की राजनीति जातिवाद पे नहीं रही है? तो ये भारत की राजनीति को स्टेट वाइज, अगर पूरी राजनीति भी कही है और स्टेट वाइज भी, उसको जानबूझकर ओवरलुक करना है या नहीं समझना है। तो ये एक चीज है। जिस जातिवाद की बात बिहार में करते हैं, वैसा जातिवाद पूरे हिंदुस्तान में है। और सभी जो है वो अभी इस तरह का रिवोल्यूशन तो नहीं, और वैसा करिश्माई नेता जब भी जहां हुए हैं उसको अक्रॉस कास्ट क्रीड उसको लोगों ने समर्थन दिया है। ठीक है, लालू जी के साथ ये सबसे बड़ा रहा है बिहार में। आप देखिए कि कैसे, मतलब आज तक उनके नाम से सवर्णों को तो मैंने लालू को लालू प्रसाद यादव भी कहते हुए नहीं देखा, लालू जी कहते हुए नहीं देखा, ललुआ और चारा चोर कहते हुए देखा है ज्यादातर। अगर कहीं बाध्यता हो तो कह भी दे, लेकिन अगर उनके नॉर्मल कन्वर्सेशन में उनके लिए यही शब्द आता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह की वो जो थी चीजें वो बहुत अंदर तक थी, जो जिसको कंडीशनिंग कहते हैं, जिसको पूर्वाग्रह कहते हैं। तो ये चीज हमेशा से रही है। लालू यादव का होना जो है वो एक, अगर कुछ सोशल जस्टिस की अगर हम बात करते हैं बिहार में, जो एक लगातार प्रक्रिया से होकर यहाँ तक पहुंचा है, तो बिना उनके वो प्रक्रिया हो नहीं सकती है, उसकी बात भी नहीं हो सकती है, ना ही वो यहाँ तक आया हुआ उसको इस जो जंक्चर तक या जिस पॉइंट तक पहुंचा, उसमें पूरा एक लगातार जो है, लगातार की अनवरत प्रक्रिया रही है जिसके तहत है। और जंगल राज
की लेकर के हमने अभी थोड़े दिनों पहले इस पे लगातार बात किया, जैसे बिहार गवर्नमेंट के हमने आंकड़े पेश किए थे, हमने सारे स्क्रीनशॉट दिखाए थे क्राइम के ग्राफ के बारे में 2005 के बाद से किस तरह से वो बढ़ा है और किस तरह से, और अभी तो पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बिहार में हुआ है। तो जंगल राज, अब कोई आंख मूंद ले तो बात अलग है, आंख मूंदने की बात अलग है, या ओवरलुक करना है आंकड़ों की तो बात अलग है। खुद बिहार सरकार अपने आंकड़ों में कंपैरेटिव आप उसको देख सकते हैं, कई सारे मानकों पे सुधार भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ। जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में ज्यादा हुआ, तो वो एक बेहतरी की बात हो सकती है कि पहले रजिस्टर ना हो रहा हो, ये एक खास बात होती है महिलाओं के मामले में। जब अपराध ज्यादा जो है महिलाएं बाहर आकर के उस अपराध को पुलिस के नोटिस में लाती है या मामले दर्ज कराती है या जो है कानून की शरण लेती है, तो जाहिर है उनकी संख्या बढ़ेगी। तो ये एक होगा कि हाँ चलिए पहले के मामले, पहले की तुलना में महिलाएं थोड़ा सा अवेयर हुई है, थोड़ी सामाजिक स्थिति में बेहतरी हुई है, तो ये हो सकता है। लेकिन बाकी अपहरण से लेकर के और तमाम जो चीजें, हत्याएं हैं और ये सारी चीजों में, इसमें तो नहीं होगा ना। ये तो अपराध के आंकड़े ये उठा हुआ ग्राफ मतलब है कि कानून व्यवस्था के मामले में जो एक भ्रम खड़ा किया जाता है कि 2005 से पहले का बिहार और अभी का बिहार, तो ये पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा है नेशनल मीडिया का भी, बिहार का भी, सबद मीडिया का, और तमाम जो इस तरह इस लोकेशन से आते हुए लोग हैं वो इसमें खड़ा कर रहे हैं। बाकी और चीजें हैं, आप इसको बोल सकते हैं कि ठीक है जो है बिहार लगातार जो है पीछे रहा है तमाम जो डेवलपमेंट के इंडेक्स है उस पे, तो फिर इसका इल्जाम लालू प्रसाद यादव पे तो नहीं आता है। पिछले 20 साल में यहाँ तो डबल इंजन की सरकार मैक्सिमम टाइम पे रही है, तो ये चीज भी जो है आपको देखना होगा कि ये भी एक इल्जाम है जो उनपे। हम ये नहीं कह रहे कि लालू यादव बहुत अच्छे थे या उनका शासन बहुत ही अच्छा था, लेकिन आप जब तुलना कर रहे हैं तो आप सारा लालू प्रसाद यादव के रेजिम पर ही सारा जंगल राज बिहार में डाल दे रहे, ये गलत है। उससे पहले तमाम जो रहे हैं, चाहे चोरी चलने की बात हो, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने की बात हो, एक कांस्टेंट प्रक्रिया है जो लालू प्रसाद यादव के आने से भी बहुत पहले से चल रही थी। तो ये जो है इसका दारोमदार सिर्फ इसमें नहीं। और हमने निगेटिव टोन पे शुरू किया। निगेटिव टोन उनके लिए था जो लोग जैसे ये नाम आता है तो प्रतीक के तौर पे वो सामने इन्हीं नकारात्मक अर्थों में देखने, समझने, सुनने और बात करने लगते। मैं एक चरवाहा विश्वविद्यालय पर तब, जबकि आपको यूनिसेफ जैसी संस्थाएं इसको देखने के लिए आई थी, तो इसमें भी एक अभिजाती दृष्टि रही है अपने आप में। आप देखिए गुड शेफर्ड स्कूल, आप क्रिश्चियनिटी का है, ठीक है, उसका ये नहीं है कि चरवाहा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कहाँ 1835 से खुला भारत में पहला स्कूल उसका खुल गया था। लेकिन क्या अंग्रेजी में गुड शेफर्ड बोलने से वो चरवाहा नहीं हुआ? उसका मतलब तो चरवाहा ही होता है ना। लेकिन वो क्रिश्चियनिटी और मिशन का स्कूल है और वो वहां सबके लिए शिक्षा थी। ऊटी में है वो स्कूल, यहाँ हमारे बैंगलोर से थोड़ी दूर पे ही है, बहुत नामी स्कूल है गुड शेफर्ड का। तो और भी कई जगह होंगे, ऊटी वाला बहुत फेमस है। तो ये क्या कहते हैं, तो लेकिन नाम तो चरवाहा ही है ना, गुड शेफर्ड ही है ना। लेकिन आप लालू यादव के चरवाहा पे आप हंसते हो, वो अलग ही कॉन्सेप्ट, दोनों का अलग है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को तो पूरी दुनिया ने सराहा, यूनिसेफ ने सराहा। वो बच्चे जो, और आप आज होम स्कूलिंग और इन सब की बात होती है, बल्कि तेजस्वी यादव जब दोबारा उप मुख्यमंत्री बने थे तब ये उम्मीद की जा रही थी कि इस पे जो है फिर से तेजस्वी यादव इस पे काम करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसकी भी बात हुई थी। देखिए सवर्ण मानस जो है इसको ऐसे नकारात्मक ही लेता रहा, लेकिन उस वक्त रिपोर्ट भी आए, रामचंद्र पूर्वे कहते हैं कि पूरे देश भर में कौतूहल था। वो उसमें शिक्षा मंत्री थे। वो मध्य प्रदेश में बताते हैं भोपाल में एक बैठक हुई और वो राबड़ी जी के टाइम की बैठक थी शायद, और उस बैठक में मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट करते हुए वो गए थे वहां। राबड़ी जी नहीं जा पाई थी, तो हालांकि वो एक बड़ा बदनाम चरित्र ने कुछ कहा और अलग संदर्भों में कहा, लेकिन कल्याण सिंह ने कहा था कि लालू जी जो है, जो बिहार में शासन में कर रहे हैं, वो मैं बीजेपी के भीतर कर रहा हूँ। हालांकि उन्होंने कितना किया, क्या किया, वो एक अलग कथा है, लेकिन रिकॉग्निशन चौतरफा था। लेकिन जो सवर्ण चेतना है उसमें आज तक लालू जी को इन तमाम नायाब प्रयोगों के खिलाफ उसका नारा भी याद आ रहा है, गाय बकरी चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने आज थंबनेल में वही तस्वीर लगवाई है जो चरवाहा विद्यालय का जो उद्घाटन करते हुए लालू जी हैं, हेमंत जी। बहुत सारी चीजें
हमें लगा मनोरमा याद करेंगे, इसलिए हमने मनोरमा को पहले बुलाया था। अब मैं याद दिला देता हूं मनोरमा को भी कि 1992 में इसके बावजूद कि लेफ्ट की महिलाओं की भी मांग थी पुराने दौर से, लेकिन उस दौर में जब मोहन भागवत जैसे लोग ये कहते हो कि महिलाएं नौकरी कर रही हैं तो इसलिए हमारे लड़कों की नौकरी खत्म हो रही है, या आप तमाम देखिए 10 घंटे का एक राज्य जो है वो काम का आवर बढ़ा रहा हो, और वह 92 में लालू जी ने महिलाओं के लिए जो पेड पीरियड लीव, माहवारी की छुट्टी 2 दिन की, वो नायाब है। आज भी न केंद्र सरकार स्वीकार कर पा रही है, न कई राज्यों में, और मेघालय या कोई मैं हर बार भूल जाता हूँ, हमारे यहाँ वीडियो आर्काइव में जाकर लोग देख सकते हैं, मिजोरम या मेघालय किसी विधानसभा में जब ये मुद्दा उठा तो विधानसभा अध्यक्ष ने और पूरे विधानसभा ने कहा कि इस अपवित्र विषय पे हम बात नहीं करें। लेकिन लालू जी ने महिलाओं के लिए उनके वक्त में ये राइट मिला था। कमन सर, आपकी टिप्पणी पूरे उस पे विषय पे। और जी धन्यवाद। सबसे पहले तो जो आपने लालू जी का जो 2 वीडियो दिखाया है, मैं उसी पर अपनी बात रखता हूं और उसके बाद दूसरे मुद्दों पर आऊंगा। 2 चीजों को लेकर के आज तो आपका लेख भी है वीरेंद्र यादव न्यूज में जी। 2 चीजों को लेकर के लालू यादव को काफी याद किया जाता है। वो ये है कि हाशिए के समाज का सशक्तिकरण, जो हाशिए का समाज था उसको राजनीति के रंगमंच पर ला करके खड़ा कर देना, और दूसरा सांप्रदायिकता से कंप्रोमाइज नहीं करना। ये 2 चीजें उनके यूएसपी में शामिल हैं। और आप देखिए कि इतिहास का जो चक्र है वो आज कहाँ आकर के खड़ा है। आज जो लालू यादव कहते हैं कि मानसिक गुलामी से अगर मुक्ति मिल जाएगी तो आर्थिक तरक्की स्वतः आ जाएगी, आज हो क्या रहा है? आज बड़े पैमाने पर पूरे देश के लोगों को मानसिक तौर पर गुलाम बनाने की पूरी परियोजना पर काम चल रहा है। पूरा व्यवस्थित ढंग से उस पर काम हो रहा है। आरएसएस और जो हिंदूवादी ताकतें हैं वो इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इसीलिए जीवन के हर क्षेत्र में पाखंड, ब्राह्मणवाद, जातिवाद और पोंगा पंथ का बोलबाला बिल्कुल ये सरकार और सरकार के संरक्षण में चलने वाली संस्थाओं के जरिए इसको फैलाया जा रहा है। वह किस लिए? ताकि लोगों की जो चेतना है उस चेतना को कुंद किया जाए। उनकी चेतना जो है, जो सबसे पहले तो यह जो चेतना कुंद होगी तो सबसे पहले उनका आत्मसम्मान खत्म होगा, और किसी भी समाज को गुलाम बनाने के लिए उसके आत्मसम्मान को कुंद कर देना, उसके आत्मसम्मान को खत्म कर देना, उसके स्वाभिमान को खत्म कर देना, ये बहुत जरूरी होता है। उसके बाद तो फिर वो आपके पीछे वो पूंछ हिलाते हुए ही नजर आएगा। और दूसरा देख लीजिए, जो उन्होंने उस समय जो चेतावनी दी थी कि जो अगर मनुष्य ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, मस्जिद में इबादत करने कौन जाएगा। आज देख लीजिए आज क्या हो रहा है। आज सांप्रदायिकता का जो नंगा नाच हो रहा है सरकार के संरक्षण में, सत्ता में बैठे हुए लोगों के संरक्षण में, वो देश को किधर ले जा रहा है। देश में एक विभाजन की पूरी खाई चौड़ी की जा रही है, नफरत और हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। तो लालू यादव की जो दूरदर्शिता मैं देखता हूँ कि वो उस समय जब ये चीज़ें कह रहे थे, बिल्कुल ही सहज और सरल भाषा में कह रहे थे, तो ये बता रहे थे कि ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सबसे ज़्यादा अगर कोई शिकार हो सकता है तो वो दलित बहुजन समाज हो सकता है, दलित पिछड़ा समाज हो सकता है, आदिवासी हो सकते हैं, जो हाशिए का समाज है वो हो सकता है। तो उनकी चिंता में ये चीज़ें थी। और लालू यादव वो उस परंपरा से आए जो धूल मिट्टी से जो नेतृत्व इस देश में बहुत सारा नेतृत्व उपजा, और उसकी विरासत है लालू यादव। और धूल मिट्टी से उपजे हुए नेतृत्व की जो विरासत के तौर पर वो उभरे,
तो इसको जो बिल्कुल जो परंपरागत जो शासक समूह था उसके लिए एक तरह से बिल्कुल ये अनहोनी बात थी। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा कैसे घटित हो रहा है, क्योंकि देखिए उसके पहले भी, लालू यादव के पहले भी इस देश में, इस राज्य में कर्पूरी जी उप मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री बने, भोला पासवान शास्त्री कुछ दिनों के लिए कुछ अंतराल पर मुख्यमंत्री बने, राम सुंदर दास मुख्यमंत्री बने, ऐसे कई नाम हैं। लेकिन लालू यादव का जो काल है, उस काल में आप साफ साफ देखेंगे कि वो कहाँ खड़ा होकर के बात करते हैं। वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। वो, उनको लगता है कि ये जो पूरा जो बंधन है, जो समाज को जो एक उस हाथ पांव समाज का जो बांध करके रखे हुए है, जो हाशिए का समाज है, उसके बंधन को तोड़ना है, उसको बंधन मुक्त करना है, उसको मानसिक गुलामी से मुक्त करना है, उसको राजनीति के रंगमंच पर लेकर के आना है, उसको अपने हक अधिकार के लिए बोलने के लिए उसको प्रेरित करना है। यह जो था, यही लालू यादव का गुनाह है। और इसी गुनाह के लिए उनको जो सवर्ण समाज है वो उनको लगातार गालियां देता है, उनको उनके राज को जंगल राज बताता है और उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। और ये मुझे लगता है कि शायद जो सवर्ण समाज है वो कभी भी उनको माफ नहीं करेगा इस गुनाह के लिए, क्योंकि उन्होंने उस पूरे इसको तार तार करके रख दिया। जो सत्ता पकड़ थी, जो समाज पर जो उनकी पकड़ थी, उसको तोड़ने का काम उन्होंने बखूबी किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि लालू यादव ने जो सशक्तिकरण किया, तो इसको उलट करके देखें कि लालू यादव को सशक्त होते हुए पिछड़े दलित समाज ने सशक्त किया। मैं मानता हूं कि दोनों एक दूसरे का विरोधी नहीं है। यह जो दलित पिछड़ा आदिवासी समाज है, उस समाज का सशक्तिकरण इतिहास में के कालखंड में होता रहा था। उसकी बिहार में आप देखेंगे कि जो जगदेव प्रसाद का आंदोलन था, जो त्रिवेणी संघ का आंदोलन था, वो एक जो परंपरा चली, उस परंपरा ने वो परंपरा धीरे धीरे चलती रही। लेकिन उसमें एक लालू यादव का जो काल है वो बिल्कुल इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में सामने आता है। उसने बल्कि हेमंत सर, उसको और एक बात जोड़ सकते हैं आप कि लालू यादव ने पिछड़ों दलितों को सशक्त किया और वो उभार ने सशक्त किया, और तीसरा ये कि उसी उभार ने अंततः आरजेडी के सामने चेक एंड बैलेंस ला दिया। वो उभार तो बढ़ता जा रहा है ना, विस्तार होता जा रहा है। हम अगले स्लॉट में वही बात करेंगे, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से अदावत, जो अति पिछड़ों की बात है, दलितों की बात है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो ये जो आप देखेंगे, क्योंकि देखिए जिस अवधि में मैं पैदा हुआ, और संयोग देखिएगा कि ये जो लालू यादव जिस साल मुख्यमंत्री बने 1990 के चुनाव में, तो 1990 के चुनाव में मैं भी आईपीएफ का उम्मीदवार था। तो उस दौर को मैं अच्छी तरह याद कर सकता हूँ। तो आप याद करें कि जो ये कहा जाता है कि लालू यादव का सशक्तिकरण, समाज में की निरंतरता में जो एक सशक्तिकरण जो हो रहा था, उसने लालू यादव को और ये मजबूती प्रदान की इन सवालों को मजबूती से रखने के लिए और इन चुनौतियों से जूझने के लिए और कंप्रोमाइज न करने के लिए। उसमें तमाम तरह के, उसमें जो मैंने नाम गिनाया, उसमें त्रिवेणी संघ का, उसमें जगदेव प्रसाद का, इस तरह के तमाम संगठनों का, लोगों का, उसमें कर्पूरी ठाकुर का और लोगों का, और उसमें नक्सलियों का, लेफ्ट का। और नक्सलियों का तो मैं खास तौर पर मानता हूँ, क्योंकि वो जो सम्मान की जो मसला था, सम्मान, आप जो लोगों की गरिमा का जो मसला था, उसको सबसे आगे और मजबूती के साथ ग्रामीण अंचलों में, जहां सबसे अधिक भीषण शोषण, उत्पीड़न और ये का दौर चल रहा था, उस दौर में, तो ये सारी चीजें मिलकर के उनको एक निश्चित रूप से उनको एक ताकत प्रदान किया। लेकिन उन्होंने इसको एक तरह से
अपने को स्थापित करने में और इसको समाज के परंपरागत शासक समूहों के की पकड़ को तोड़ने में बखूबी इसका इस्तेमाल किया। और इससे उनको जो ताकत मिली, उन्होंने सत्ता में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाई और समाज को भी मजबूती प्रदान की। आप देखेंगे कि हम लोगों ने उस दौर को भी देखा है कि सोसाइटी में ये बहुत छोटी बात है, लेकिन इसको अगर देखेंगे तो वो सत्ता कैसे संचालित होती है नीचे के लेवल पर, बुनियादी लेवल पर, वो दिखाई देता है। यानी कि पहले के दौर में जब हम लोग बच्चे थे और होश संभाल रहे थे, तो हम लोग देखा करते थे कि गांव में जो कोई भी, अगर मान लीजिए कि किसी को ब्लॉक जाना हो, थाने जाना हो, तो कोई एक दो चुनिंदा व्यक्ति हुआ करता था। वो भी अमूमन चाहे तो वो अपर कास्ट का होता था या किसी, अगर पिछड़े से भी हुआ तो कोई वो उस जाति समूह में ज्यादा वो पढ़ा लिखा हो या थोड़ा दबंग टाइप का हो, ऐसे ही इक्के दुक्के लोग जाया करते थे। लेकिन उसके बाद जो समाज जो खुलना शुरू हुआ तो पता चला कि अपनी दावेदारी लेकर के लोग स्वतः जाना शुरू हुए। तो ये जो कहते हैं ना स्वर्ग पर धावा, जो एक तरह से स्वर्ग को आरक्षित कर रखा था लोगों ने, उस पर धावा उन लोगों ने, उन फटेहाल लोगों ने, उन मजलूमों ने स्वर्ग पर धावा बोला। और ये धावा बोलने की ताकत लालू यादव दे रहे थे। और उसमें एक बात जो और कह रहे थे, जो चरवाहा विद्यालय वाली बात, जो ये सेफर्ड स्कूल वाली बात कह रही थी मनोरमा, तो निश्चित रूप से आप बताइए कि अंग्रेजी में अब जो हम कहते हैं उसको, वो कितना लोक लुभावन हो जाता है, लेकिन चरवाहा विद्यालय कहेंगे तो गाली की तरह हो जाता है। तो ये तो जब हर्षमंदर करते हैं मंत्र जी तो कितना लोक लुभावन हो जाता है, कितना फंड फ्लो हो जाता है। जब लालू जी करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। आप देख, उसमें एक और बात मैं बता रहा हूँ कि वो जो था वो कितना लोकतांत्रिक सोच थी वो, और शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता है। लेकिन जो समाज लालू यादव को उनके नाम से पुकारने में परहेज करता हो, वो इस तरह के प्रोजेक्ट को कितना स्वीकार करेगा। और खास करके जब कहीं दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रचार तंत्र एक ऐसा माध्यम है जो आपको हीरो से जीरो और जीरो से हीरो बना सकता है। मैं एक पुलिस अधिकारी को जानता हूं, वो अब नहीं है इस दुनिया में, एक नहीं बल्कि दो लोगों को मैं जानता हूं जो निजी तौर पर, एक व्यक्ति तो निजी तौर पर मुझसे परिचित थे, मैं उनके यहाँ आता जाता भी था, तो उनका दर्द जो मैं समझता था। एक व्यक्ति थे जिनको इस बात का दर्द था कि लालू यादव को मुझे सलाम ठोकना पड़ता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। ये उन्होंने लोगों के बीच बैठ करके कहा, वो आईपीएस अधिकारी थे, कि लालू यादव को सलाम ठोकने में मुझे बहुत परेशानी होती है। और एक शख्स थे, वो इस बात का बहुत बखान करते थे कि मैं जब पटना में पोस्टेड था तो 74 के आंदोलन में मैंने लालू यादव को कितनी लाठियां मारी हूं। तो ये जो परंपरागत शासक समूह का जो पूरा रवैया है, वो रवैया ये है कि जो छोट का राज है वो राज जंगल राज है, और जो अपर कास्ट का राज है वही जो है मंगल राज है। तो ये जो सोच है, इसी सोच में लालू यादव, बिल्कुल जी, उन्हीं आईपीएस ऑफिसरों के बीच में 40-42 साल का युवा ही कहेंगे, अब युवा होने का अब राजनीति में जो है राहुल जी के साथ थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ गया है। तो 40-42 साल का युवा लालू यादव मीटिंग लेता है उन्हीं आईएएस आईपीएस का, और कहता है एक जगह भी दंगा रिपोर्ट हुआ तो सबसे पहले नपोगे आप लोग। लालू जी का जो स्टाइल है, हो सकता है 92 में वो न विकसित हुआ हो, 90 में कह दिया हो तुम लोग सबसे पहले लाइन हाजिर हो गए। ये आईएएस आईपीएस की मीटिंग, और आपने देखा कि लालू जी का कार्यकाल कैसे एक सेकुलर फैब्रिक यहाँ डेवलप करता है। प्रतिमा जी, सुधा डेयरी, मैं बता दूं एक दो चीजें। सुधा डेयरी है, मैं महेंद्र सुमन के लेख से चुरा रहा हूँ सारा। मैंने ये सुधा डेयरी लालू जी का योगदान, बड़ा योगदान उनके दौर में। स्वामीनाथन जो मैंने अपने इंट्रो में कहा, उन्होंने ये कहा कि 2001 का जो ग्रोथ है 11 डिवीजन था, वो लालू जी के समय से ही, यानी राबड़ी जी के समय में 2001
वो 94 से उसकी शुरुआत हो गई। जी, सबसे पहले तो आप सभी को आज कबीर जयंती है, कबीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और लालू जी का भी जन्मदिन है, तो आज उनको भी ढेर सारी बधाई। मेरे लिए तो मैं मतलब लालू जी के बारे में जितना मैंने देखा या समझा है, मैं बोलती हूँ लालू होना आसान नहीं है। 80 के दशक में 60 से 80 का जो दशक रहा है बिहार में, हमने जो अपने पिता से, दादाजी से जो कहानियां सुनी, उसका जो अभी भी प्रभाव है हमारे जीवन पर, तो वो जो हिंसा की शुरुआत उस समय जो हुई, और वो चाहे वो नक्सल का नाम लें या जैसे भी, लेकिन उस समय जो बिहार में हिंसा पनपी वो भले ही 90 के दशक तक काफी रहा, और वो सामूहिक हिंसा थी जिसके बारे में सुन के लोग कहते हैं दिल दहल जाता है, वो जंगल राज था। तो जंगल राज केवल लालू जी के टाइम तो नहीं था, जंगल राज उसके पहले 72 में शायद या 71 में मुसहरी वाला या पूर्णिया वाला एक नरसंहार है जिसमें संथालों का नरसंहार हुआ। 90 नरसंहार, फिर धीरे धीरे आधे से ज्यादा नरसंहार। रूपसपुर कांड है वो पूर्णिया का, रूपसपुर चंद्रा। जी, 62-63 में भी शायद कोई 5-6 लोगों की हत्या से शुरुआत होती है, फिर पूर्णिया में 71 में होता है। तो एक लंबी लिस्ट है कि कैसे वो मतलब ये हिंसा के तरफ बढ़े हैं। रही बात कि कैसे लालू जी को लालू आज भी, लालू जी को छोड़िए, तेजस्वी सिर्फ 2 साल 1.5 साल के लिए भी आते हैं तो वो जंगल राज वापस आ जाता है। तो आप देख, एक कहावत हमारे यहाँ है, चोर बोले जोर से। आज अगर हिंसा हो रही है तो वो हिंसा नहीं है, लेकिन अगर तेजस्वी यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री हो जाए तो वापस से जंगल राज आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई दलित हो, पिछड़ा हो, उनके सत्ता में आने से या उस विचारधारा के महज आ जाने से लोग खतरे में हो जाते हैं और जंगल राज आ जाता है। मेरा अभी तक का यही मेरी समझ बनी है, क्योंकि पहले तो ऐसा हम लोग को पढ़ाया ही गया कि बहुत लालू जी जो है करप्ट व्यक्ति रहे, उनके शासन में बहुत करप्शन हुआ। यहाँ तक कि 2-3 ऐसे बड़े कांड के नाम भी बार बार गिनाए जाते रहे हैं। एक IAS की जो पत्नी थी, उनका जो रेप का जो कांड था, फिर और भी शिल्पी हत्याकांड। तो ये आज भी जब आप जिसको प्रोग्रेसिव विचारधारा वाले लोग जो अपने आप को मानते हैं, उनके सामने जब बैठेंगे तो ये कुछ जो घटनाएं हैं उनको बार बार वो आपको याद दिलाएंगे और कहेंगे कि नहीं उस समय तो जंगल राज था। लेकिन आज जो घटनाएं हो रही हैं, जिसको हम हम देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, उसको वो काउंट ही नहीं करते। नहीं, ये सब तो आम बात है, क्योंकि लालू के पहले भी ये आम बात था। लालू के पहले भी ये घटनाएं घटती थी, रिपोर्ट नहीं होते थे, लोग देखते नहीं थे। उस समय भी ये आम बात थी कि दलितों को मार दो, कोई बात नहीं। और फिर अभी भी वो आम बात है कि आप दलितों को मार दीजिए, पिछड़ों को धुतकार दीजिए, गाली दे दीजिए, वो गाली के लिए ही बने हैं। तो ये जो माइंडसेट है, उसके वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लालू जी के ऊपर जो तिरस्कार वाले जो भाव है वो वहीं से आता है। जी, लालू जी के संदर्भ में मुझे सबसे ज्यादा जो सुनाई देता है, मैं हर मुसहरी में जब जाती हूँ तो वहां के बुजुर्ग महिला से लेकर के अभी जो कुछ हमारे उम्र की अगर कोई महिला मिल जाती है, वो जरूर बोलती हैं ये बात कि लालू जैसा होना मुश्किल है। वो हमारे मोहल्ले में आकर के हमारे जिस तरीके से एक एक घर बनवाए, आज भी जितना आप मुसहरी का जो घर देखेंगे इंदिरा आवास वाला, वो सबसे ज्यादा लालू के टाइम में ही बना। जो जितना शरण लिए, जो जातियां घुमंतू जातियां थी, जिनको शरण मिला, चाहे वो शहर में मिले या गांव में मिले। मैं जहाँ पे बैठा हूँ उससे आगे थोड़ा 1 किलोमीटर आगे, इसके अलावा पटना में कई जगहों पर
जो मल्टी फ्लोरर एक रूम वाला जो ये बना, अपार्टमेंट बना दलितों के लिए, और वो आज तक उसका रख रखाव तक भी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नाम लेते हैं, अभी भी लोग जानते हैं उनके महत्व कि उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया है। बिल्कुल। तो ये एक सीमा जी। जी लालू जी, लालू होना इतना आसान नहीं है, हालांकि उनपे जो आरोप है, अब देखिए जैसे बॉबी कांड था ना बिंदेश्वरी दुबे के समय में, भाई अब कांड वाइज यदि घटनाओं के हिसाब से चीजें देखी जाएंगी, मैं तो उसको एंटी इनकम्बेंसी के खाते में डालता हूँ। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में संलिप्तताएं जो उसके कई सारे प्रसंग होते हैं, जिसमें से एक घटना जो प्रतिमा जी ने बताया। और एक बात फिर यहीं से कोट कर रहा हूं महेंद्र जी के यहाँ से ही, कि कई लोगों का ये भी मानना है कि कई बात जो दूसरे प्रसंगों में, इस प्रसंग में नहीं, रेप के प्रसंग में नहीं कह रहा हूँ या शोषण के प्रसंग में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि सीमित अराजकता भी कई बार वो जरूरी होता है यथास्थिति को तोड़ने के लिए। और जो ये सीमा मैं लालू जी के एक स्टेटमेंट से शुरू करूंगी कि मैंने अपने लोगों को स्वर्ग नहीं दिया, स्वर्ग दिया। तो जिस मानसिक गुलामी से निकालने की बात कर रहे थे, एक सामाजिक गुलामी से भी उस दौर में निकाला गया। वो दौर था जब लोग जाके मतदान तक नहीं दे आते थे, एक वर्ग के लोग पहुंच नहीं पाते थे पोलिंग बूथ तक अपना वोट देने के लिए। तो 90 के दशक में लोग वहां से निकल के पोलिंग बूथ तक पहुंचे घरों से। अकबर झा जी के समय में बॉबी कांड हुआ था, विधानमंडल के उसमें हुआ था। जी हाँ, आप जारी रखें। जी, तो मैं वहां से शुरू करूंगी जहां हेमंत जी ने भी छोड़ा था, कि सिर्फ ये मानसिक गुलामी से बाहर निकालने की ही बात नहीं थी, ये सामाजिक गुलामी से भी बाहर निकाला। बहुत दलितों, पिछड़ों, महादलितों में बहुत मुश्किल से लोग बाहर आ पाते थे वोट देने के लिए। एक जाकर कोई अगड़ी जाति का कह देता था कि कोई वोट देने नहीं आएगा, तो गांव के गांव लोग निकल के नहीं आते थे वोट देने। तो उस मानसिकता से, उस गुलामी से, उस सामाजिक एक वो से बाहर निकालना वो लालू यादव के राजनीति का देन था। और 90 के दशक में जब बिल्कुल ये जो लालू यादव को आज सबसे ज्यादा 90 के दशक के बाद जिस नेता को गाली मिलती है वो लालू प्रसाद यादव हैं, और वही बात बताती है कि वो कितने सफल रहे हैं अपने काम में। क्योंकि एक 10-15% लोग जिस तरह से उनको आज गाली देते हैं या उनको हर मुद्दे पे नीचा दिखाने की कोशिश होती है, वो वही उनका सफलता का सबसे बड़ा सूचकांक है कि वो अपने प्रयासों में बिल्कुल सफल रहे हैं। पिछड़ों को बिल्कुल अगड़ों के साथ ही बैठाने की बात छोड़िए, उनके बराबर या उनके ऊपर लाके बैठाया। जैसा कि बोल रहे थे हेमंत जी की, नहीं कर पाते थे लोग उनको कि सलाम कैसे करें, मतलब उनके आदेश लेना भी जिनके अपब्रिंगिंग में वो चीज थी नहीं, जिनके कि मुझे इनका सुनना पड़ेगा, उस चीज को बिल्कुल खत्म किया, तोड़ना। और चरवाहा विद्यालय की जहाँ तक बात है, जो लोग स्कूलों तक नहीं पहुंचते, कभी सीमा जी वो खैनी भी बनवा लेते थे, लगता है इसीलिए बनवा लेते होंगे इन लोगों के अहम तोड़ देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब लोग बैठने की तो नीचे जमीन पे बैठने तक की नहीं सोच पाते थे, खड़े ही रहते थे। कम से कम वो साथ में बैठना शुरू किए। लोग तो पहले जमीन पे बहुत सालों के बाद बैठना शुरू किए, अब उसके कई सालों में वो बराबर बैठना शुरू किए थे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, जब वो रात में निकलते थे, सफाई वफाई कराते थे, ऑफिसर्स को लाके खड़ा करते थे कि पढ़ो लिखो, तुम्हें ऐसा बनना है। ऐसे बहुत वाक्य हैं, बहुत महिला अफसरों को लेके आते थे, एग्जाम्पल की तरह दिखाते थे। तो ये जो छोटी छोटी चीजों से जो बदलाव और जिस तरह से वो कनेक्ट करते थे भाषा से, जमीनी चीजों से, वो बहुत बड़ा था, जो मानसिक रूप से लोगों को गुलामी से बाहर लाने में बहुत मदद किया। बिहार में उस समय लोग जाति सरनेम नहीं रखते थे, पिछड़ी जाति के लोग स्पेशली। मुसलमान अपनी उस तरह से खुल के बात नहीं करते थे। बाद में लोगों ने अपने नाम के साथ जातियों सरनेम लगाना शुरू किया। ये 90 के दशक में ही के बाद ही शुरू हुआ है।
जितना खुल के लोगों ने अपना सरनेम यूज करना, ये तो 4-5 जातियों के अलावा इतना खुल के, इतना साहस से अपना सरनेम रखने की हिम्मत किसी में मैंने नहीं देखी थी। आज अब तो खैर हर जाति की पार्टी बना के बीजेपी वोट भी बकायदा मांग रही है। तो ये सारी चीजें, ये दौर था बदलाव का। और जिस चरवाहा विद्यालय पे लोग हंसते थे, जो एक केस स्टडी के रूप में एक जहाँ पढ़ाया स्टडी हो रही थी, जहाँ हार्वर्ड में, वो एक वर्ग को जो स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा था, उन तक स्कूल पहुंचाने की कोशिश थी। और ये बहुत अच्छी पहल थी, जिसका कि जाहिर तौर पे जो उस वर्ग और उस समाज के लोग नहीं है, वो समझ ही नहीं सकते कि उनकी कोशिश क्या थी। तो ये और सिर्फ पिछड़ों, दलितों या महादलितों के अल्पसंख्यकों की जिस तरह से उस पूरे दौर में रक्षा या सुरक्षा, मुझे लगता है 90 के दशक के बाद से लालू यादव के शासनकाल के पूरे दौरान कोई ऐसी दंगे उस तरह हुए नहीं, जो सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। ये उनके शासनकाल की सबसे बड़ी, मुझे लगता है, ये विशेषता रही कि कोई सांप्रदायिक दंगे, यहाँ तक कि जब रथ यात्रा की शुरुआत हुई अडवाणी जी के, उस दौरान भी जिस तरह से स्थिति को संभाला गया और हाथ से बाहर नहीं गया, वो बहुत बड़ी सफलता थी। इनफैक्ट जो अपने अभी जो सुशासन कुमार कहलाते हैं, नीतीश कुमार, उनके समय भी काफी सांप्रदायिक दंगे हुए। तो ये कई, मतलब हर वर्ग, एक वर्ग को छोड़ के जिनके लिए वो हमेशा ललुआ या चाराचोर ही बने रहे। नीतीश जी के समय तक दंगा वालों का पैटर्न ही बदल गया, इसलिए वो बड़े दंगे नहीं हुए, अब वो छोटे मोटे होते रहे हैं जी। गोपालगंज में हुए, हाँ, और हाजीपुर में भी 2-4 साल पहले लोगों ने, हाँ, एक वही गौरक्षक टाइप का कांड हुआ था, वो मुझे याद आ रहा है। तो नीतीश कुमार के समय भी, और आंकड़ों की भी बात करें तो जी हाँ, आंकड़ों की बात, हाँ, मुझे बस ये याद रहा कि अनुराग ठाकुर जो था, एंकर जो था, वो उसने ऑन रिकॉर्ड, मतलब टीवी पर उसने बोला था लालू के लिए ललुआ शब्द। हाँ, बिल्कुल। उनको नहीं, अभी भी अगर लोग पीछे से बात आपस में करते हैं तो कभी कोई लालू प्रसाद नहीं बोलता है, या अभी भी आप देख लीजिए नेटवर्क पे लालू के नाम के साथ जाइए तो बस यही सब चीजें हैं। तो जाहिर तौर पे उन्होंने अब वो सफल रहे अपने प्रयास में कि वो उन्होंने जो वर्ग के लिए काम किया है वो इतने सफल रहे हैं कि बाकी के जो 10-15% लोग हैं उनको गालियां दे रहे हैं। वो सफलता का उनका सबसे बड़ा ये है। आंकड़ों की बात करें तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का शासनकाल का अगर तुलना भी करें तो वो तो ऑन रिकॉर्ड है कि ज्यादा जो आंकड़े हैं वो इनके समय के ही हैं। लालू प्रसाद जो जंगल राज था, क्योंकि पिछड़ों की राज था, तो वो तो जंगल राज के, जब भी तेजस्वी आएंगे, जैसे सही बोल रहे हैं, परमेश्वर मुखिया का एक इंटरव्यू सुन रहा था और लिया है, हेमंत जी आपको शायद तो पता ही होगा, अरे अपने कौन हैं, अपने यहाँ भी अब आजकल नहीं आ रहे हैं, गाली दे देंगे वो ये वीडियो सुनेंगे तो, उनका नाम बोल रहा हूँ मैं, वरिष्ठ पत्रकारों में नविंदु जी, तो उनका इंटरव्यू था, तो उन्होंने लालू जी के बारे में अच्छा नहीं कहवा पाए उनसे, रामविलास जी के बारे में अच्छा नहीं कहवा पाए उनसे, वो कह रहे थे कि कुछ अच्छा बताइए, कुछ खराब बताइए। नीतीश जी के बारे में अच्छा कह दिया परमेश्वर मुखिया। हालांकि वो सवाल ये भी कर रहे थे कि लालू जी के साथ आपको, उन्होंने अखिलेश सिंह का नाम लिया, 2-3 भूमिहार नेताओं का नाम लिया कि इन लोगों ने हमको लालू जी से मिलने के लिए कहा, आदि इत्यादि, लेकिन नीतीश जी के बारे में जरूर कहा उन्होंने कि काम अच्छा कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा तुष्टिकरण कर देते हैं। तो ये जी, ये एक आईना है। सीमा जी नहीं, मैं ये बोल रही थी कि जिस तरह से एक पूरे वर्ग को उन्होंने मोबिलाइज किया था 90 के दशक में और एक साथ लेकर आए थे और सबके लिए बात की थी, नीतीश कुमार ने तो वो बिल्कुल प्लेटर में रख के बीजेपी को सौंप दिया है, क्योंकि वो वर्ग भी बट चुका है पूरी तरह से और जा चुका है हिंदुत्व के जो भी है ये में। तो वो एक चीज, और जहाँ पे जिस दौर में शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस और ये लोग जा रहे, बदल रहे हैं, तो उस दौर में लालू यादव बन के रहना बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी सफलता है। मुझे लगता है इन्होंने कभी अपने प्रिंसिपल्स के साथ तो समझौता नहीं किया। आज भले जेल गए,
चारा घोटाले में ही इनके साथ बहुत लोग थे नामजद, वो कहाँ है? किस सारे आराम से सब छूट गए हैं, बस एक लालू प्रसाद का ही नाम आज तक चल रहा है। उससे भी आप समझ सकते हैं कि ये जिस मानसिकता से ये पूरे घोटाले, और क्या उसके बाद घोटाले नहीं हुए, उन पे क्या काम हुआ है और कितने लोग आए वो लोगों को। जगन्नाथ मिश्रा हो गए होते तो शायद चारा जी घोटाले से बिल्कुल, भी बहुत सारे बहुत लोग थे। सीमा एक आएंगे फिर आपकी और एक बार ओपन थोड़ा सा छोड़ेंगे, हालांकि एक ही बार का कमेंट लगता है हो पाएगा। हमारे साथ सूरज जी और विनय जी ने ज्वाइन कर लिया था बीच में, दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सूरज जी की तरफ आखिर में आते हैं। विनय सर, एक स्टेटमेंट है, अमेरिकी स्कॉलर हैं जेफरी बिट्सो, उन्होंने अपने किताब उसमें लिखा है डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट में कि प्रमाणिक आंकड़ों, उन्होंने बताया है कि लालू यादव राज में ही गरीबी रेखा से बाहर निकलने वालों की दर में बिहार दूसरे स्थान पर था। ये था लालू का काल, मतलब ऐसा विकास विरोधी ये सब कुछ। लेकिन ये इस पर टिप्पणी करिएगा लालू जी का जो ये पेंटिंग जो हुई उस पर, और दूसरा ये भी कि लेकिन जो नई आकांक्षाएं पैदा हुई हैं उसको लालू जी ने स्वर दिया, अब आगे किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है आकांक्षाएं अति पिछड़ों और दलितों। विनय जी देखिए, लालू जी की जो सफलता है या जो योगदान है वो ये है कि लालू युग के बाद सोसाइटी का कैरेक्टर और स्टेट का कैरेक्टर दोनों बदल गया। वो स्टेट का कैरेक्टर जब बदला तो स्टेट का रिस्पॉन्स भी बदला। देखिए, गवर्नेंस और डेवलपमेंट ये दो मुद्दे हैं, है ना। गवर्नेंस जो है वो सब्जेक्टिव है, देखने का नजरिया कि आप कैसे देखते हैं, कौन सा पैरामीटर क्या लगाते हैं। मैं एक उदाहरण देता रहता हूँ कि कैसे जो एक आदमी को लेकर के जो प्रेजुडिस होता है तो उसकी एक छोटी बात लेकर के आप कैसे उसको पूरा पोर्ट्रे करते हैं। एक बार बिहार में बाढ़ आई हुई थी और बहुत बदनामी हो रही थी गवर्नमेंट। वैसे समय में PR एक्सरसाइज के रूप में बड़े संपादकों से बात, इनफॉर्मल सेटअप में बात करें। लालू जी ने शायद कहा होगा कि आप लोगों को बाढ़ का सिर्फ जो है बाढ़ जो है परेशानी ही दिखता है, बाढ़ के आपको फायदे नहीं दिखते हैं। बाढ़ में जो है घर में बैठिए, मछली मारिए और खाइए। अब ये बात उन्होंने मजाकिया तौर पे कही होगी, पर इस बात के अंदर जो सच्चाई है वो व्यक्ति जो बाढ़ वाले इलाके में नहीं रहा है वो नहीं समझ सकता है कि बाढ़ का जो एग्रेरियन इकोनॉमी है उसमें क्या महत्व है, कितनी नई मिट्टी लाती है, कितनी मछलियां आती है। और जो गांव में जो बाढ़ वाले इलाके में रहते हैं बाढ़ के साथ जीना सीखते हैं। बाढ़ जो है वो शहरी लोगों के लिए वो चीज नहीं है जो गांव वालों के लिए। मैं वो एक नजरिए की बात कर रहा हूँ। और चूंकि जब स्टेट का कैरेक्टर बदला, रिस्पॉन्स बदला, तो बहुत सारे एवेन्यूज खुले और जो एस्पिरेशंस जो है लोगों के। और एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि देखिए, पहले जो टीचिंग का एक जो एग्जाम होता था उसमें टीचर बनने के लिए B.Ed की डिग्री लगती थी। और चूंकि बिहार में B.Ed कॉलेज बहुत कम थे तो इसके चलते क्या होता था कि मैट्रिक में जो लोग भी चोरी से जैसे तैसे B.Ed की डिग्री, B.Ed कॉलेज में घुस करके जो डिग्री लेते थे तो टीचिंग क्वालिटी, जो टीचर्स की क्वालिटी बहुत पुअर होती थी। लालू यादव के समय में उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की कि एग्जाम के थ्रू टीचर की बहाली होगी और उसके बाद वो B.Ed की डिग्री लेंगे, उनको पढ़ाया जाएगा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। और उस दौर में जी, एक सेकंड सर, ये कब हुआ था? कोई आप पैनल से बता सकता है कि लालू जी के समय में बौद्धों पे गोलियां चलाई गई थी? ऐसा तो बल्कि ये था कि लालू जी से जो लोग मिलने गए थे, हमारे कई बौद्ध मित्रों ने बताया, लालू जी तैयार थे BT एक्ट को लेकर के कि वो उसको रिपील कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, बशर्ते कि आप हमको, उन्होंने शर्त रख दिया था कि हमको 4-5 बौद्ध विधायक दे दीजिए, यानी अगले चुनाव में या जो भी रहा होगा। जी, ये तो पता नहीं दीपक सुबोध कोई है जो कह रहे गोलियां चलवा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। जी विनय जी, कोई ऐसा किसी को खबर याद हो तो बताइएगा। हाँ, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो नहीं मैं संजीव जी चाहता हूँ कि ये जो दीपक जी हैं इन्हीं से पूछ लिया जाए कि वो तारीख के साथ बता दें।
हाँ, तारीख और साथ बता दे तो हम लोग बिल्कुल। जी विनय सर। तो ये मेरा कहने का ये है कि लालू जी जो एडवेंचरस थे और जो एक्सपेरिमेंट जो है लोगों को एक नई राजनीति लाने में, वो जो उनका एडवेंचरस नेचर जो है वो सिर्फ राजनीति में नहीं दिखता है, उनके और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रयासों में भी दिखते हैं। जिसका एक बड़ा नमूना ये है कि उन्होंने बिहार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का सोशल कंपोजिशन तोड़ने के लिए उन्होंने बीपीएससी से मैथिली को बाहर कर दिया, जिसको लेकर के बहुत हंगामा भी हुआ। पर उसके बाद आप देखेंगे कि जो बिहार जो बीपीएससी में मैथिल ब्राह्मणों का वर्चस्व जो है थोड़ा पहले के मुकाबले कम, और तमाम तरह की चीजें हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे आपने वो खैनी वाली बात कही, तो देखिए वो और लैंग्वेज में किस तरह से जो है लोगों के खिलाफ हिंसा आती है, जिसको लिंग्विस्टिक में बोलते हैं पोलाइटनेस फेनोमेना। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो फ्यूडल समाज हैं वहां में जो लोग हैं जो जमींदारों के कुत्ते को भी बहुत आदर पूर्वक संबोधित करते हैं, क्योंकि वो जो मानसिक जो ये है वो उनके अंदर बैठ जाती है। तो वो मालिक के कुत्ता को कुत्ता नहीं बोल सकते, उसको भी आदर सूचक शब्द से बोलेंगे वो। तो ये इस चीज की जो जकड़ है उसको उन्होंने बहुत ढीला किया और नई राह खोली। देखिए जब आप कोई चीज नई चीज बनाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज ध्वस्त करनी पड़ती है, और उसमें बहुत सारे जो है शोरगुल चोट सब चीजें होती है, तो वो आपको उठाना पड़ता है वो जोखिम। तो ये अगर आपकी आलोचना इतने दिनों बाद भी अगर शांत नहीं पड़ रही है तो वही उनकी उपलब्धि है। बिल्कुल। कुछ लोगों ने आरजेडी के लोगों को समझा दिया था कि लालू जी की तस्वीर हटा दो 2020 में। मैं उसको कहता हूं कि ये इतना बड़ा ब्लंडर था, आज भी उसके लॉजिक भी आते हैं, लेकिन वो किस मस्तिष्क से चीजें बनती हैं। सूरज सर सबसे ये इतनी देर से आपने सुना, आधा आप हालांकि थोड़ा लेट आपने ज्वाइन किया है। एक बात मैं और जोड़ दूं कि वो मेरा डसा हुआ मांगे न पानी, ये जो प्रोग्रेसिव लिबरल समूह है वो जिसकी हत्या करता है वो बड़ा संकट होता है। बड़े बड़े लोगों की हत्या कर दिया है इसने, उसके शिकार लालू जी भी रहे हैं। आरएसएस वाले करेंगे तो आप थोड़ा आपकी शहादत हो जाएगी, आप थोड़े से प्रोग्रेसिव खेमे में आप अच्छे से गिने जाएंगे। लेकिन जब ये करते हैं, एक घटना है उसके बाद आपकी तरफ ओपन कर देता हूं, और उस घटना का जिक्र प्रेम कुमार मणि अपनी आत्मकथा में करते हैं कि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई तो यहाँ गांधी मैदान में कार्यक्रम जो लालू जी जहां बोल रहे हैं वो भी कार्यक्रम जो है वो लेफ्टिस्टों का ही कार्यक्रम था, जहां उन्होंने आडवाणी वाला हमने वीडियो दिखाया। लेकिन ये वाला कार्यक्रम लेफ्टिस्ट कल्चरल स्पेस, वहां अभी भी एलीट कायम है, उन लोगों का कार्यक्रम था। लेखक लोग थे और दूसरे लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सांप्रदायिक फांसीवाद को हरा दिया है, क्योंकि यूपीए की सरकार आ गई थी। अब जातिवादी सरकार को हटाना है। इसीलिए कह रहा हूं मेरा डसा हुआ मांगे न पानी। और वो सांप्रदायिक फांसीवाद को हराया किसने था? मुलायम सिंह ने और लालू यादव ने। याद करिए उस वक्त यूपीए 1 में मुलायम सिंह की सरकार का अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था और आरजेडी का अच्छा परफॉर्मेंस भी हुआ था, और बाकी आरजेडी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो था ही। तो पार्टी कहीं और चल रही थी, पार्टी लालू जी को बुलवाकर भाषण करवा रही थी, लेकिन ये जो कल्चरल एलीट प्रोग्रेसिव लिबरल समूह है उसकी स्थिति, सवर्ण समूह है, वो इस तरह से काम करता है। जी सूरज जी, ओवरऑल टिप्पणियां और लालू जी आकांक्षाएं बढ़ गई हैं उस पर भी, मैंने अति पिछड़ों की, दलितों की, जी उनकी धारा से। सबसे पहले तो अभी लालू जी का 77वां जन्मदिन है, तो 79 सर, 79। अच्छा मुझे लगा, मैं उसको जोड़ रहा था 1948 से, तो मुझे लगा 77। ठीक, तो खैर वो मैथ्स वैसे भी कमज़ोर है मेरा, तो उनको बधाई। और दूसरी बात, कबीर साहब की जयंती है अभी, तो उन्हें भी हम स्मरण करते हैं। अभी सीमा जी ने कहा कि सोशल मीडिया में लगातार
और मैंने पोस्ट किया 1-2 संस्मरण जो लालू जी के संदर्भ में थे। तो वही जो जातिवादी भारतीय और वो टिप्पणियां जो आ रही हैं वो मैं देख रहा था, वो ऐसे नए आईडीज के साथ थे जो आमतौर से बीजेपी के आईटी सेल के होते हैं। तो मैं नहीं उसको मानता हूं कि आम लोगों के थे, लेकिन वो गालियां दे रहे थे और उन गालियों के जवाब में मैंने लिखा भी था कि इस देश का सबसे बड़ा ठग और चोर, जिसके समय में जो तमाम राफेल डकैती हुआ, तमाम सारे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने पौने दाम में बेच दिए गए, देश के जंगल जमीन को नीलाम कर दिया गया है 1-2 कॉरपोरेट्स के हाथ में, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से खुलेआम देश को लूटा है, जिनकी लूट का कोई अंत नहीं है, उनके समर्थक अगर ये कहें तो ये बड़ी हास्यास्पद लगता है। खैर वो कहेंगे ही, चूंकि लालू जी लगातार इन तत्वों के विरुद्ध एक संघर्ष रखे। मैं 1-2 संस्मरण के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ संजीव जी। जो सबसे पहले तो लालू जी को जो टिकट मिला 1977 में, जो उन्हें जनता पार्टी से जयप्रकाश बाबू के कहने पर, उस समय जो जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड बिहार में थी, उसमें मुख्य रूप से 5 सदस्य थे, जिसके संयोजक या अध्यक्ष कहिए बीपी मंडल थे, कर्पूरी ठाकुर थे, रामानंद तिवारी थे, सत्येंद्र नारायण सिंह थे, आचार्य राममूर्ति थे और जयप्रकाश बाबू की लगातार फोन आ रहे थे कि इस लड़के को टिकट देना। और मैं समझता हूँ लालू जी की उम्र शायद उस समय 27 वर्ष ही रही होगी। तो उन्हें इन्होंने तय किया छपरा से देने का, लेकिन छपरा में तब तक सिर्फ वहाँ से राजपूत समुदाय के ही लोग जीत पाए थे, आज़ादी से लेकर उस समय यानी 77 तक जो भी सांसद बने थे। तो काफ़ी विरोध हुआ, सत्येंद्र बाबू कर्पूरी जी ने भी सवाल उठाए, फिर भी मंडल जी ने एक महाराजगंज में उस कोटे में सीट बढ़ाकर लालू जी को दिया और लालू जी सबसे कम उम्र के सांसद बने। लेकिन उनकी राजनीति फिर जो शुरू हुई वो तमाम संघर्षों की राजनीति थी। और मैं अगर विश्लेषण करूं तो उनके पहले और दूसरे कार्यकाल में थोड़े बहुत परिवर्तन थे। जो उनका पहला कार्यकाल था वो निश्चित तौर से क्रांतिकारी का कार्यकाल था। वो उन्होंने जिस दिशा में अपना कदम बढ़ाया वो था तमाम दलित, पिछड़े और जो इस देश के, इस राज्य के, बिहार के जो ऐसे हाशिए पर रहने वाले समाज को एक आवाज़ दी, बुलंद किया। वो आवाज़ देने का मुहिम जब बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने थे, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे, जगदेव बाबू की शहादत भी थी, वो मुहिम उसी समय से चल रही थी। लेकिन उसको ताकतवर ढंग से लालू प्रसाद जी ने पेश इसलिए किया क्योंकि वो बड़े ही ताकतवर ढंग से मुख्यमंत्री बने और अपने पहले 5 साल में उन्होंने उस दिशा में जो तमाम कदम उठाए, जो उनके प्रयास थे, जो एक मुसर समुदाय के बीच में जाकर बच्चों को नहलाने का, खुद कंघी लेकर उनके बाल को संवारने का काम जो कर रहे थे, वो बिहार ने कभी देखा नहीं। तो ये एक ऑरा डेवलप किए लालू जी, और जो लोग उनसे जलते थे उनको, और वो जानते थे कि इसी जलन और इसी विद्वेष का परिणाम है कि उनके पीछे जो सर्वहारा समूह है, जो हाशिए पर समाज है, और मजबूती के साथ खड़ा होगा। इसलिए एक तरह से वो प्रवोक भी करते थे। और मैं जानता हूं कि हमारे इलाके में आनंद मोहन जी हैं, कई पार्टी बदल चुके हैं, उनसे वो अगर गाली देते थे तो लालू जी को पता होता था कि उनके एक गाली का मतलब था कि उनके हजारों वोट का बढ़ना। तो इस तरह से दूसरे कार्यकाल में मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे तत्व शासन में शामिल हुए जिनको बालू माफिया, शिक्षा माफिया और ऐसे माफिया कहा जा सकता है, जो उस पूरे शासनकाल को बहुत ही एक उसी नजरिए से नहीं। लेकिन सूरज सर उसमें भी देखिए डाइवर्सिटी जब आएगी ना, पावर की डाइवर्सिटी आएगी तो वो क्राइम के में भी डाइवर्सिटी आएगी। तो वो सब भी हुआ 14%। हाँ वो हुआ यादवों का जी। नहीं, मैं अपनी बात संजीव जी समाप्त कर लूँ बस। तो ये जो दौर था ये बहुत ही मतलब अगर तुलनात्मक ढंग से देखा जाए
तो मैं इसको पहले जो उनका कार्यकाल था उनको एक अधिक क्रांतिकारी कार्यकाल मानता हूँ। दूसरी बात थी, और दूसरी बात एक और चीज़ है, देखिए हम जैसे लोग जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, मैं अपने समाज का, अपने समुदाय का अकेला व्यक्ति था किरोड़ीमल कॉलेज हॉस्टल में, वैसे चुनाव भी जीता था। और उस दौरान जो छात्र संघ चुनाव में मैं था, तो मुख्यमंत्री तो लालू जी बने, लेकिन गालियां हमें भी पड़ती थी। और मैं कोई बहुत ही प्रखर समर्थक इसलिए नहीं था कि लालू जी यादव हैं, बल्कि लालू जी थे, और लेकिन जब उनको गालियां पड़ती थी तो उनके डिफेंस में जब कुछ लोग आते थे तो उसमें निश्चित तौर से हम जैसे लोग रहते थे जो अपने छात्र जीवन में उनके लिए बोलते थे, और बड़ी बहस होती थी। और उस बहस में अकेले भी उन सारे बातों को जो अभी हमारे बहुत साथियों ने जो कहा, उन बातों को हम लोग जब दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक हॉस्टल में ऐसी बातें, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल भी गया, तो एक बात कह के संजीव जी मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि बहुत ही एक दिलचस्प मामला था कि हमारे साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते थे। तो एक अफ्रीकन स्टूडेंट था, उसको बड़ी हंसी आती थी कि मुझसे सारे लोग बहस करते थे और लालू जी वो बड़ा बार सुनता था। तो मुझे आके पूछा एक दिन, सूरज हु इज दिस लालू? तो मैंने कहा कि इज चीफ मिनिस्टर एंड इज विच स्टेट? तो बोले बिहार माय स्टेट। तो उन्होंने वो फिर पूछे कि व्हाई इज एवरीबडी अगेंस्ट हिम? तो हम बोले बिकॉज ही इज फ्रॉम बैकवर्ड क्लास, ही इज यादव एंड दे डोंट लाइक हिम। तो उन्होंने कहा व्हाट इज दिस यादव? हम बोले दिस इज अ कास्ट। व्हाट डू दे डू? हम बोले दे आर एग्रीकल्चरिस्ट, दे आल्सो रेयर एनिमल्स, काउ एंड बफेलोज एंड मेक देयर लिविंग आउट ऑफ इट। तो उसने कहा इन दैट केस आई एम अफ्रीकन यादव, और वो मेरा कट्टर समर्थक बन गया और लालू जी को डिफेंड करने लगा बहस में। उनको कुछ नहीं पता था, उतना इंटरनेट वगैरह उस समय नहीं था, अखबारों के माध्यम से जो उससे पता चलता था, और उन बातों को मुझसे बेहतर ढंग से वो बोलता था। तो ये सारी वाकया हुई। लालू जी से मेरे व्यक्तिगत भी कई बार कई मुद्दों पर बहस हुई है, और मैं जब भी उनसे मिला हूँ तो अपनी बात को बड़ी एक मधेपुरा में रास बिहारी लाल मंडल जी की मूर्ति का अनावरण था, और जनता दल यूनाइटेड के वहाँ के लोकल विधायक ने क्लेम कर दिया कि लालू जी नहीं उद्घाटन कर सकते हैं क्योंकि ये मेरे फंड से बना। तो इस पर मैं लालू जी को कहा कि हम लोग आपको आमंत्रित कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी सादगी से कहा कि देखिए वो बड़े शख्स थे और एक समाज के एक तरह से टॉर्च बेरर थे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके मूर्ति के अनावरण में किसी प्रकार का कोई विवाद हो। तो बेहतर हो कि उस जो व्यक्ति कह रहा है मेरे फंड से, अब मैं बाद में आकर वहाँ पर अपना जो श्रद्धांजलि अर्पित करूँ। तो लालू जी इस मामले में, और उन्होंने रेलवे में जो काम किया उसका तो जिक्र करना ही बहुत जरूरी है कि आज जो रेलवे का हालत है, किसी ने जो सवाल छोड़ने वाला, किसी ने सवाल किया है कि किसी ने रेलवे वाला, आप बात कर लीजिए जी, क्योंकि किसी ने सवाल भी किया है ड्राइंग में मार। हाँ नहीं, ये देखिए आज जो मंत्री हैं वो अब एक ब्राह्मण सभा में कह रहे हैं, और बड़ी ये कि मैं ब्राह्मण हूँ। प्रश्न ये उठता है कि आपका योगदान क्या है? सबसे अधिक जो रेलवे एक्सीडेंट्स हुए हैं, रेलवे को बेचा गया है, रूट्स दिए गए हैं, और सारे रूट्स कॉरपोरेट को दिए गए हैं। देश में जो बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जो एक वायदा किया गया था, उसके जगह जो बिहार और यूपी और जो ट्रेनें जाती हैं उनकी स्थिति देखिए, और ख़ास तौर से जब कोई पर्व आता है। अभी हाल में बम्बई का एक जो लोकल ट्रेन में किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट की बात भी मीडिया नहीं करना चाहता है। तो उस मामले में मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं सर, राजधानी में इतना खराब खाना, इस बार दही खा के, इस बार मैं दिल्ली से आया तो दही खा के आया, गंध, दाल और राजधानी की बात कर रहा। हाँ, और ये इन्होंने जो नए ट्रेनें शुरू की हैं तेजस, और जिनके जो टिकट्स हैं वो ऑलमोस्ट लाइक फ्लाइट मिल जाती है, क्योंकि फ्लाइट भी और बेतहाशा पड़ता है जब आपको ज़रूरत हो। तो वो तो फ्लेक्सी रेट्स है दोनों रेलवे में और इसमें। लेकिन ये सारी चीज़ें बताता है कि रेलवे को एक
सफल एक, और ये जो गरीब रथ चलाया गया तो देखिए वो कितना बेहतर सोच था। और जो बात अभी सर ने कहा वो चरवाहा विद्यालय के संदर्भ में, मैं बहुत ही दुखद मानता हूं कि उस प्रोजेक्ट को लालू जी ने बाद में पूरा नहीं किया। उनका शासन था, उसको पूरा करने पर विश्व में एक एग्जाम्पल बनता, लेकिन वो जो सोच थी वो बेहतरीन थी। तो लालू जी अपने आप में एक औरा है। लेकिन मैं हाल में जो मधेपुरा में एक बार उपचुनाव हुआ था और उन्होंने मुझे बुलाया था, तो हमारे बम्बई से कई साथी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे, लालू जी को देखेंगे। तो हम बोले देखिए वहाँ जाइएगा तो ये निश्चित रहिए कोई चेयर वेयर आपको ऑफर होगा, ऐसा नहीं होगा। बोले कोई बात नहीं, हम सिर्फ देखेंगे उनको। और वो गए, और खैर लालू जी ने एक बहुत ही सम्मानपूर्वक सबको बिठाया था, लेकिन मैं उनको एक कैविएट दे दिया था और सब इतने खुश हुए। तो और जहाँ वो जाते हैं वो एक ऑरा और एक उनके साथ एक करिश्मा जो जुड़ा हुआ है, वो भारत में कुछ ही नेताओं के साथ था। श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ रहा होगा, उसके बाद मैं समझता हूँ लालू जी के पास ही है। और वो ऑरा और वो जो करिश्मा है उसके साथ वो समाज में जो परिवर्तन है उसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। अभी भी उनके पास जो वक्त है हम लोग सब उनके साथ। जी बिल्कुल। तो ये पूरे पैनल ने इतने एक सवा घंटे में बहुत सारी बातें, जिनको नहीं समझ में आ रही है वो बहुत एक कोई खबर है वो अभी वो यदि वो शुरुआती मैंने इसी से किया था कि आपकी चेतना में बहुत सारी चीजें आएंगी नहीं। जो संकट हुआ, जो आगे नहीं बढ़ा सूरज सर, वो उसकी बड़ी वजह ब्यूरोक्रेसी भी रही होगी। और ब्यूरोक्रेसी चूंकि उस वक्त तक कम से कम उसका साइज उसका जो चेहरा था वो ज्यादातर अप्रकाश था या इनसे मुतमईन नहीं रहने वाला। निर्मला ठाकुर कह रही हैं कि 1993 लालू जी रिजर्व एंटी इंग्लिश पॉलिसी रिवर्स्ड and reintroduced English in Bihar schools curriculum, which was seen as a move to empower the backward classes by giving them access to modern education. कर्पूरी ठाकुर ने जो किया था उसका भी अपना एक महत्व था, और ये जो हुआ उसका भी अपना एक महत्व है। 1 घंटा 12 मिनट हो गए। अब नहीं चाहता मैं कि अब दूसरा राउंड ओपन करूं, इसलिए सिर्फ ओपन टिप्पणियां छोड़ रहा हूं। बहुत सारे लगभग पॉजिटिव टिप्पणियां हैं आउटसाइड पैनलिस्ट की, बहुत सारे लोग जुड़े आप, लेकिन 1-2 नेगेटिव टिप्पणियां दी, लेकिन एक ओपन राउंड छोड़ दे रहा हूं। इस आज कार्यक्रम का शीर्षक है तुम ही से मोहब्बत और तुम ही से अदावत। तो ये जो सवर्ण अदावत है उसका डिस्कशन अब हो गया। अब हम एक जानकारी सिर्फ दे सर, एक जानकारी दे दूं। अभी आपने पूछा था कि वो ओपन फायर करवाए थे बुद्धिस्ट पे, जो तमाम सर्च है इस पे गूगल पे, उस पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि 2004 में उन्होंने बुद्धिस्ट लोगों को जो BTA एक्ट में परिवर्तन की जो बात कही थी, उस बात को उन्होंने नहीं रखा था। उसका उन लोगों ने एक तरह से ये किया, किसी तरह का फायरिंग वगैरह की बात नजर नहीं आई। जिस संजीव जी एक बात मैं कहना चाह रहा था, मैं फायरिंग का तो वो भी नहीं दे पाया जिन्होंने लिखा है। जी नहीं एक मिनट तो, में जो भी बात कहें अपनी जी। एक तो कुछ सवाल है उसका जवाब मैं दे दूं, वो कि लालू जी ने बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई, और लालू जी ने कहा था कि मेरी लाश पर झारखंड का बिहार बटेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो पॉलिटिकल टैक्टिस होता है उसको आप राजनीति का कोई मेन डिस्कोर्स नहीं बना सकते हैं। बीजेपी ने उनकी सरकार बनाने में समर्थन दिया, लेकिन उसी लालू यादव ने आडवाणी जी का रथ रोका और उनको गिरफ्तार भी किया। तो वो कॉम्प्रोमाइज उन्होंने, ये जो सज्जन जो कह रहे हैं वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे लोगों को जो बीजेपी के चरणों में आज की तारीख में लौट गए हुए हैं। तो इससे आप डिफेंड लालू यादव का जवाब नहीं दे सकते हैं कि। और दूसरी बात कि जो झारखंड के बंटवारे का है, तो झारखंड का बंटवारा एक लोकतांत्रिक मांग थी और लालू यादव ने वो एक उस समय वो कह दिया था उन्होंने, लेकिन वो उसके खिलाफ उस तरह से गए नहीं थे। वो उस लोकतांत्रिक मांग के समर्थन में बाद में
खड़े भी हुए वो। तो ये एक तो है। दूसरी बात ये है कि जो जेफरी विट्सो का जो आप उल्लेख कर रहे थे, उनकी किताब में एक बहुत ही रोचक प्रसंग है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, और संयोग से जब उस किताब का विमोचन हुआ था तो मैं उसमें था वहां पर जगजीवन राम संस्थान में 2014 में। तो उसमें एक प्रसंग ये है कि कैसे करप्शन में भी भागीदारी डेवलपमेंट को एक तरह से गति देती है, और उसको इस रूप में समझने की जरूरत है कि जब देश आजाद हुआ तो देश में क्या उस समय ठेकेदारी नहीं होती थी, उस समय टेंडर नहीं होता था, क्योंकि जो कुछ सरकार सब कुछ अपने से तो बना नहीं रही थी, उसमें ठेकेदार होते थे। लेकिन उस पूरे वो जो एक बड़ा ये अर्थतंत्र था, वह उस अर्थतंत्र में कहीं भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी था ही नहीं। लालू यादव के जमाने में जिन चीजों को लेकर के काफी ये जो हंगामा किया जाता है, ये जो ठेकेदार बन गए और फलाने बालू माफिया, ये वो, तो ये जो एंट्री है उसको आप रिवर्स ढंग से अगर देखेंगे तो इसने एक पूरे उस समाज में जो निचली जातियां थी है और जो अधीनस्थ जातियां हैं, उनको आर्थिक रूप से एम्पावर्ड करने का एक दूसरा रास्ता भी खोला। अब उसमें करप्शन का जो मसला है, वो मसला तो सबके सामने है, वो चुनौती तो सबके सामने है कि आप उसको कैसे खत्म करते हैं। लेकिन ये जो भागीदारी हुई, इसने प्रकाश को सबसे ज्यादा तकलीफ में डाला कि ये जो हिस्सा था जिसमें कभी किसी को हिस्सा नहीं मिलता था, जिसको जाके जीतन मांझी ने बाद में कबूल किया था कि कैसे टेंडर में एक तरफा लोगों का कब्जा है, और उसमें रिजर्वेशन देने की बात उन्होंने कही थी, बल्कि वो फार्मूला भी लेकर के आए थे, वो रिजर्वेशन लागू भी हुआ बाद में। लेकिन आज की तो ये जो है, इसको समझने के लिए आप बताइए कि जेफरी विट्सो को ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन किसी भी भारतीय मानव विज्ञानी के सामने ये सब मसला नहीं आया कि ये जो बदलाव है, निचली जातियों का जो सशक्तिकरण है, जिसकी बात मैं कह रहा था कि जिस राज्य में सिर्फ बेलाउर में वोट डालने के लिए लोग निकले तो वोट डाल करके लौटे और 18-20 लोगों का कत्ल कर दिया गया, सिर्फ इस नाम पर कि वोट डालने क्यों गए। और उसी लालू यादव के जमाने में मुजफ्फरपुर में रघुनाथ पांडे जब हारे थे तो वहां एक तरह से सन्नाटा पसर गया था विजेंद्र चौधरी के जीतने पर। लोगों को लगता था कि ये कैसा अनर्थ हो गया कि रघुनाथ पांडे भी चुनाव हार गए, और इसलिए हार गए थे कि वहां इतनी तादाद में वोटर निकले निचले समूह के कि वो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये जो आपको विश्वास पैदा किया गया था, बहुत सारी बातें सर, मैं थोड़ा अगर बहुत सारी बातें कही जा सकती है। मैं एक ओपन टिप्पणी, एक मिनट जिसको भी कहना होगा, मैं ओपन टिप्पणी और एक सवाल पर भी छोड़ दे रहा हूँ। नहीं, हेमंत सर अपनी बात पूरी कर लेंगे तो। ये अनिकेत सिंह है, कर लिया उन्होंने। अब ठीक है, मैं 2-3 मिनट में खत्म करना है। मनोरमा सवाल भी दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी मिथ की तरफ में जो मेरा सवाल भी ले लीजिए। ठीक है, मेरा सवाल ले लीजिए। उसके बाद वो है कि अनिकेत सिंह एक हैं कि उनकी टिप्पणी है, ये जरूर अभी सोनम वाला मामले में बड़ा सक्रिय होंगे फेसबुक पे। इनको चंपा विश्वास और ये सब याद आ रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो इस तरह के लोग हैं, तो उस पर भी कोई टिप्पणी कर दीजिएगा कि इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं उसके जरिए अभी तक 1 घंटे में उन्होंने कान में रुई जरूर लगा लिया होगा, पूरा सुना होगा, लेकिन उनको चंपा विश्वास याद, मनोरमा उनको बॉबी कार्ड याद नहीं रहेगा, कोई भी घटना किसी जी मनोरमा जी। तो अभी बीबीसी की रिपोर्ट आई है तो इन सबको बैंगलोर का भगदड़ याद रहा। आप बताइए, भगदड़ की घटना में होना वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मरना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल बनता है लेकिन उसका कार्यवाही बनती है ना, आंकड़े नहीं छुपाए गए ना। और उसके बाद से जिस तरह से स्टेट जो है वो माफी के मोड में था, जिससे वो मतलब वो समझ रहा है कि उससे ये इस तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। आप कुंभ वाला देख लीजिए, तो यही चीज है, इसी तरह की चीजें हैं। जबकि आप मशीनरी जो है, घटनाएं हो सकती हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, और लेकिन फिर भी घटती हैं, दुर्घटनाएं होती रहेंगी, हत्याएं भी, और ये तमाम चीजें। बात है कि स्टेट का कैरेक्टर क्या है उसको लेकर के ये ज्यादा है। अगर आप लोगों को ये फर्क नजर नहीं आता है तो ये अलग बात है। हम इसी फर्क को दिखाने के लिए आगे जो मेरी टिप्पणी जो मैं कहना चाह रही थी वो ये कि
मोहन गुरु स्वामी का एक लेख था, राजीव यादव हमारे साथ हम लोग के इस पे आए हुए भी हैं, उन्होंने लिखा था और मैंने कभी शेयर भी किया था, तो मुझे उस लेख का ध्यान आ रहा है कि उनको चंद्रशेखर ने अध्ययन करने के लिए भेजा था 1984 में, जब वो हार्वर्ड से लौट कर आए थे, बिहार और यूपी के पिछड़ेपन के बारे में। और फिर बाद में उन्होंने 2022 में ये लेख लिखा था। उन्होंने 30 ईयर लॉकडाउन ये शीर्षक दिया था, जब 37 साल के 90 में जब लालू का राज स्टार्ट होता है, 10 साल उन्होंने शासन किया। 37 साल में 17 साल तो खाली भूमियार मुख्यमंत्री रहा, 13 साल ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहा, और बिहार गरीबी के चक्कू चक्र में था उसके पहले, 90 से पहले सारे चीजों में। इसलिए उन्होंने आर्थिक पैकेज की मांग की थी बिहार के लिए। तब आप इसी से समझ लीजिए ना कि बिहार का क्या, आपको 10 साल सिर्फ उनका नजर आता है, आपको 17 साल भूमियार मुख्यमंत्री रहा बिहार का, और बिहार के आंकड़े वैसे ही पीछे रहे। 13 साल ब्राह्मण रहा, लेकिन ये 90 से पहले की बात है, और उसके बाद तो और भी तमाम मुख्यमंत्री बने अलग अलग जातियों के। तो आप इसको ब्रेक करिए, इसको देखिए, और उसके बाद से खलनायक बिहार का निकालिए। हाँ जी, बस यही कहना था मुझे। बिल्कुल, जिनको नहीं सुनना है वो नहीं सुनेंगे, जिनको सुनना है हम लोगों ने उनके लिए बात खास कर की है। किसी और को कोई एक आध वाक्य की कोई टिप्पणी करनी हो तो ओपन छोड़ रहा हूं। नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, मनोरमा जी और हेमंत जी, प्रतिमा जी, विनय जी, सीमा जी और हमारे जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे। आपका सिर्फ हम टिप्पणियां दिखा सके, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटा 21 मिनट 27 सेकंड तक हम लोगों ने मोहब्बत की बात की। कुछ लोगों को जो अदावत है वो हमारा अदावत नहीं है, हमारे भी कुछ अदावत है लालू जी से, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन उस पर फिर कभी बात करेंगे। वो जो हमारी अदावतें हैं वो हमारी उम्मीदें हैं सोशल जस्टिस के की धारा से। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल सुबह 11 बजे मिलेंगे, शाम में तो मिलेंगे।